हाय फ्रेंड्स, आज से मैं यहाँ पे स्पेक्ट्रम सीरीज शुरू कर रहा हूँ। आपको पता है स्पेक्ट्रम काफी इंपॉर्टेंट किताब है और साथ ही साथ यहाँ पे मैं आपको एनसीईआरटी का भी सोर्स यूज करूंगा। जहां पे मुझे लगेगा कि यहाँ पे एनसीईआरटी को भी साथ में क्लब करके मुझे खत्म करना है तो मैं एनसीईआरटी को भी क्लब करूंगा। और यहाँ पे भी मैंने स्पेक्ट्रम के साथ में क्लास 8th के एनसीईआरटी के कंटेक्स्ट आपको यहाँ पे यूज किए हैं। ओके, अब देखिए जो चीज मैं यहाँ पे हाईलाइट करके आपको बताऊंगा या तो पीवाईक्यू है या फिर उसके ऊपर क्वेश्चन बनेगा। इसको आप कहीं लिख लो। ये जो मैं वाक्य बोल रहा हूं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन आपके लिए बोल रहा हूं। मैं जो भी आपको मैं बातें बोल रहा हूं फालतू पहली बात बोल नहीं रहा हूं यहाँ पे मैं, ठीक है। आपको प्रॉपर रीजन के साथ दूंगा इसमें। अभी देखो जरूरी नहीं कि मैं यहाँ पे क्वेश्चन, अब तुम बोलोगे हमको क्वेश्चन दिखाओ, तो फिर तुम देखो यार तुम भरोसा नहीं करते हो, सीधी बात है, फिर तो वीडियो देखो ही मत आगे। शुरू में बोल दे रहा हूं मैं। अगर तुमको बोल रहा हूं कि आईएनसी के ऊपर यहाँ पे क्वेश्चन पूछा हुआ है गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में 72 डेलीगेट से, अगर ये पूछा है तो पूछा है, भरोसा करो। एओई हुम था वहां पे, सिविल सर्वेंट था, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा है तो पूछा है, बोल रहा हूं तो है। तुम अब यहां पे तुम्हें क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस किसने गठन किया था, आईएनसी से पहले था कि बाद में था। ये अगर क्वेश्चन बता रहा हूं, बोल रहा हूं पूछा गया है, जिसका मतलब पूछा गया है। ये मत सोचो कि नहीं 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 हमको तो क्वेश्चन दिखाओ, फिर देखते रहो। तुम जाओ, तुम मेरे लिए बने ही मत। तुम यहाँ पे फिर वीडियो देखने के लिए मत आओ, फिर तुम वहां पे जाओ जहां पे तुम्हें सिर्फ यही कराया जाता है, तुम वहां पे फिर करो। सीधी बात, नो बकवास। चलिए, तो इसीलिए जब मैं आपको बताऊंगा विच मीन दैट इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, और जब हम स्पेक्ट्रम यहां पे कर रहे हैं तो आपको पूरी किताब ना पढ़ा के जो हाईलाइट करके बता रहा हूं वो इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी भी आपका क्लास 8th इसके अंदर आपको मिल जाएगी। और कोशिश देखो, मैं भी ऐसा नहीं, मैं भी कोशिश करूंगा आपके लिए और बेटर करने का, कोशिश करूंगा कि पीवाईक्यू भी कुछ और ला पाऊं। कभी कभी डिफिकल्ट हो जाता है कि सब चीज को एक जगह पे क्लब करना, विद टाइम वो भी कर दूंगा आपके लिए मैं। बट चलिए, अब जितना आपको बताऊंगा जस्ट हैव अ फेथ कि वो चीज आ चुकी है, ठीक है। अब यहां पे देखते हैं, अब हम आईएनसी की शुरुआत जब हम करते हैं तो आप अगर एनसीईआरटी का सोर्स लोगे ना, तो देखो यहां पे एनसीईआरटी क्या कहता है। एनसीईआरटी एक बहुत सीधी बात कहता है आपको। देखो एनसीईआरटी की बात यहां पे लाता हूं मैं। ये एनसीईआरटी के रीजन है। ये क्लास 8th की एनसीईआरटी में सीधा मैंने कंटेक्स्ट वहीं से उठाया। क्लास 8th की एनसीईआरटी में रीजन लिखा हुआ है कि आईएनसी बना क्यों, आईएनसी बनने के पीछे क्या क्या रीजन थे। यहां पे लगता है थोड़ा, अभी मैंने जब इसको रेड कलर किया था तो मुझे अच्छा लग रहा था, लेकिन मेरी आंखों को चुभ रहा है, तो कल से मैं ध्यान दूंगा, रेड कलर नहीं करूंगा, ठीक है। इसको हाईलाइट रेड कलर में नहीं करूंगा मैं, अब मेरी आंखों को ही चुभ रहा है। देखो, अब यहां पे मैं आपको बता देना चाहता हूं कि चलो इसको क्यों आईएनसी बना था। इसको एक बोलते हैं सेफ्टी वेल्थ थ्योरी। आपने सुना होगा सेफ्टी वेल्थ थ्योरी, क्योंकि ऑलरेडी अंग्रेज यहाँ पे 1857 का उन्होंने एक बहुत ही बड़ा झेल रखा था टेंशन। तो 1857 से उन्हें बहुत धक्का लगा था। ऐसा नहीं था कि 1857 से बहुत खुश थे वो लोग, अरे ऐसा वो नहीं चाहते थे कि 1857 जैसा कोई ऐसा रिवॉल्ट हो। वो डर जाए, वो सीधा डरे हुए थे। ये बात आपको बता दूं मैं। वो अलग अलग पॉलिसीज ला रहे थे किस तरह से इंडिया पे रूल करना है। समझ में आई बात आपको। सो देयर उसी में से एक पॉलिसी का पार्ट था सेफ्टी वेल्थ थ्योरी। क्या होगा कि जैसे जैसे प्रेशर बिल्डअप होगा, प्रेशर बिल्ड होगा, तो कुकर में जब प्रेशर बिल्ड होता है ना, तो उसके अंदर जो सीटी होती है ना, उसको थोड़ा सा ऊपर कर दो तो गैस निकल जाता है, फिर अगेन ठंडा हो जाता है वो। ठंडा मतलब अगेन फिर टाइम लगता है प्रेशर बिल्ड करने के लिए उसके अंदर। तो उसी तरीके से यहां पे कुछ एलाइट लोगों को 100-150 एलाइट लोगों को टॉप पे बैठा दो, और जब भी मास मूवमेंट होंगे तो लोग क्या बोलेंगे, अरे रुको रुको हम बात करते हैं ना ब्रिटिशर से, हम आपका जो इशू है हम उनको तक लेके जाके पहुंचाएंगे। तो एक तरह से ये जो 100-150 लोगों की जो लॉबी बना दी उन्होंने, ये क्या करेगी, दिस एक्ट एज अ मीडिएटर फॉर द ब्रिटिशर्स। तो ब्रिटिशर्स को ऐसा लगा था, इसीलिए उसमें से एक वन ऑफ द सिविल सर्वेंट जिसका नाम था एओ ह्यूम, जो कि ब्रिटिशर ही था बाय द वे, हु वाज अ ब्रिटिशर। इसलिए आपको बता दूं मैं, जब डफरिन भाई साहब थे, अब डफरिन कौन था, डफरिन वाज द वाइसरॉय एट दैट टाइम। जब आईएनसी का फॉर्मेशन हुआ 1885 में, तो उसने इसका विरोध नहीं किया। ऐसा ये भी कॉन्स्पिरेसी है कि एओ ह्यूम तो एक तरह से था, एक्चुअली डफरिन ही चाहता था कि बनाई जाए एक ऐसी बॉडी बनाई जाए जो कि क्या बोलते हैं, इंडियंस को रिप्रेजेंट करे, ठीक है। तो मतलब एक यूनाइटेड बॉडी हो ऐसी। बाद में तो डफरिन, जब आईएनसी थोड़ा सा एंटी ब्रिटिश होने लगी, जब लोगों के मुद्दों को रेस करने लगी, तो डफरिन खुद ये हो गया, एंटी हो गया था पूरी तरीके से, ठीक है। फिर उसने डिसलॉयल बाबूज और पता नहीं यहां पे बोला था माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटीज को रिप्रेजेंट करती है, ये सब टर्म्स डफरिन ने यूज किए हैं यहाँ पे। इस सब के ऊपर भी क्वेश्चन आ चुका है। एवरीथिंग आई विल टेल यू इन डिटेल, डोंट वरी। तो यहां पे पहले एनसीईआरटी के सोर्स को जरा हम डिटेल में देख लेते हैं कि क्या क्या रीजंस थे आईएनसी के फॉर्मेशन के लिए, और क्यों भाई हमारे जो बाबूज लोग थे, जो पढ़े लिखे एलाइट लोग थे, क्यों गुस्सा थे, किस बात पे थे। तो देखो, सबसे पहली चीज, जो यहां पे जो रिप्रेसिव पॉलिसीज थी लिटन की, लिटन का टाइम फ्रेम क्या था,
अब जरा मेरे साथ बनिए तो थोड़ा चीजों को बैकग्राउंड में क्लियर करते हैं। लिटन का टाइम फ्रेम क्या था? लिटन का टाइम फ्रेम था 1876 से लेके 80 तक, यहां पे उसका टाइम फ्रेम था। सेकेंड एंग्लो अफगान वॉर उसके टाइम पे हुई थी, जिसके अंदर ब्रिटिशर्स को मात खानी पड़ी थी। 1878 से लेके 1880 तक कोई आउटकम नहीं निकला था। अब देखो, जब वॉर करते हो तो पैसा किसका लगता है? इंडियंस का पैसा जा रहा है। अब आपकी जो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी है, जो आप अटैकिंग मोड पे चालू हो, अब बगल वाली कंट्री को अटैक कर रहे हो, उसका फायदा इंडियंस को कुछ मिल रहा है क्या? नो। और दूसरी बात, लिटन के टाइम पे एक बहुत बड़ा फेमाइन आया था उड़ीसा और बंगाल में, उसमें उसकी पॉलिसीज बहुत ही बेकार रही थी। ठीक है, उसने जो खाना पीना जो उसे लोगों पे डालना चाहिए, उस नालायक कुत्ते ने वो खाना पीना वॉर के लिए भेजा। मतलब इससे समझ सकते हो कि किस तरह से वो एंटी इंडियन था, एंटी इंडियन था लिटन। ओके, उसको मतलब जितनी गाली दो, मैं तो यहाँ पे अच्छे प्लेटफॉर्म पे तो गाली भी नहीं दे सकता मैं, लेकिन गाली जितनी दो कम है उसके लिए। ओके, उसके बाद उसने दिल्ली दरबार कराया। दिल्ली दरबार, पहला दिल्ली दरबार उसने कराया था 1877 में, जिसके अंदर क्वीन विक्टोरिया, जिनको एम्प्रेस की उपाधि दी गई थी। ठीक है, हमारे जितने भी लॉयल बाबूज लोग थे, जो राजा महाराजा जो थे, उनके सामने नतमस्तक होके ओके जय महारानी करने के लिए गए थे। तो हमारी कंट्री में फेमाइन की सिचुएशन है और तू दिल्ली दरबार कर रहा भाई, इतना पैसा उड़ा रहा, तो बेटर यूज दैट मनी फॉर द बेटर पर्पस, फॉर द पीपल, फॉर द हेल्प। ओके, लेकिन क्या कर रहा है तू यहां पे? तो ये चीज, उसके बाद उसने यहां पे आर्म्स एक्ट लाया था, और सबसे बेकार वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया था उसने, जिसके ऊपर तो 1000 बार क्वेश्चन आ चुका है कि भैया वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, ये देखो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, किस आर्म्स एक्ट, ये देखो जो एक्ट बता रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्म्स एक्ट लाया गया था, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। देखो हमारे जो भारतीय हैं यार, देखो मैं महाराष्ट्र में रहता हूं यार, आपको बता दूं, मैं अगर मैं यहाँ पे मराठी स्पीकिंग पीपल से बात करूं तो मालूम है कौन से न्यूज़पेपर पढ़ते हो? टाइम्स ऑफ इंडिया नहीं पढ़ते, इंडियन एक्सप्रेस नहीं पढ़ते, द हिंदू नहीं पढ़ते, मालूम है क्या पढ़ते हैं? लोकमत टाइम्स पढ़ते हैं, वो भी हिंदी मराठी वाला, सॉरी और इंग्लिश वाला नहीं, मराठी वाला मेनली। सकाल पढ़ते हैं, और भी दुनिया भर के मतलब न्यूज़पेपर है जो लोकल में जानता हूं, जो यहां पे पढ़े जाते हैं। क्यों? और यूपी में चले जाओ यार, यूपी में कौन सा पढ़ा जाता है? दैनिक जागरण पढ़ा जाता है, हिंदुस्तान पढ़ा जाता है, हिंदुस्तान जो हिंदी में आता है, अमर उजाला पढ़ा जाता है। कोई इधर ना ये जो लॉबी है ना अपने हाई फाई लाइट लो की, वो टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ रही है, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ रही है, द हिंदू पढ़ रही है। गांव की जनता ना द हिंदू नहीं पढ़ रही है, गांव की जनता लोकल समाचार पढ़ रही है। तो वर्नाकुलर प्रेस, वर्नाकुलर होता है लोकल लैंग्वेज, वर्नाकुलर मतलब लोकल लैंग्वेज, कोलिक्वल लैंग्वेज होता है वो। ठीक है, तो उसमें जब आपको कोई चीज समझाई जाए तो लोगों तक पहुंचते। तो वर्नाकुलर मतलब जितने भी हमारे क्रांतिकारी नेता थे, जो समाज सुधारक थे, वो अपनी अपनी लैंग्वेजेस में पत्रकारिता करते थे, लोगों तक चीजें पहुंचाते थे, बताते थे कि ब्रिटिशर्स कितना जुर्म ढा रहे हैं। तो अब इससे भाई लोगों के अंदर रोष पैदा होता था, लोग अवेयर होते थे। तो उस चक्कर में अब ये लिटन को बात समझ में आ रही थी कि अरे यार इसको तो बंद करना पड़ेगा, तो इसलिए उसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया। मैं कल इसके ऊपर वीडियो सेपरेट बना दूंगा, मैं अभी सीरीज कंटिन्यू चलेगी आपकी स्पेक्ट्रम सीरीज आपकी विद पीवाईक्यू। अभी देखो आपको सब चीज जो बता रहा हूं यहाँ पे पीआईक्यू के सेंस से ही बता रहा हूं, एक्स्ट्रा चीज कुछ नहीं बता रहा हूं यहाँ पे मैं। ठीक है ना, मेरे को इतना टाइम है ना मजा आता है एक्स्ट्रा चीज बताने में, जो काम की चीज है वही पढ़ेंगे हम यहाँ पे। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट उसने लाया था, जिसके खिलाफ जो क्या बोलते हैं सुरेंद्रनाथ बनर्जी को पहले ऐसे वो थे जिनको मतलब जिनको क्या बोलते, उन्होंने कुछ ऐसा लिखा था अगेंस्ट जो कलकत्ता का वो था अपना जज था, तो उसके बाद उनको जेल में डाल दिया गया था। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आ चुका है और कि पहले भाई कौन सा पर्सन था जिसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के अंदर जिसको जेल हुई, तो सूर्यनाथ बनर्जी जी थे। ठीक है, और अमृत बाजार पत्रिका, यस अमृत बाजार पत्रिका इंग्लिश में कन्वर्ट हो गया था रातों रात। तो ये सब क्वेश्चन आ चुके हैं आपके लिए। उसके बाद आर्म्स एक्ट, अभी मैं मतलब आर्म्स एक्ट की चलो अभी की तो बात छोड़ दो, लेकिन क्या बोलते हैं इंडियंस के पास अपने खुद के आर्म्स नहीं रखे जाएंगे, मतलब जबकि ब्रिटिशर्स रख सकते हैं, यूरोपियंस रख सकते हैं, बट इंडियंस वर नॉट अलाउड टू कीप दैट। ये क्या आपको नहीं लगता एक तरह से थोड़ी एंटी इंडियन पॉलिसी थी ये? उसके बाद एक आया भाई इल्बर्ट बिल। इल्बर्ट बिल वैसे तो बताऊं आपको मैं लिटन के टाइम पे नहीं आया, इल्बर्ट बिल आया था रिपन के टाइम पे। अगला जो है वो रिपन है। तो आपको दिमाग में ना दो भाई दिमाग में रखने, लिटन और रिपन, लिटन और रिपन। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लिटन ने लाया था, लेकिन उसको रिपील किसने किया था? रिपन ने किया था। इसके ऊपर हजारों बार क्वेश्चन है यार, हजारों बार क्वेश्चन है, तुम जितनी बार तुम देख लो। अगला आया इल्बर्ट बिल। इल्बर्ट बिल में क्या बोला गया कि जो यूरोपियंस अगर कोई
कांड करते हैं, सीधी बात, सीधे लैंग्वेज में बात करते हैं, अगर कोई कांड करते हैं तो इंडियन जजेस कैन लाइक उनके ऊपर डिसीजन ले सकते हैं, इंडियन जजेस उनके ऊपर जजमेंट दे सकते हैं, इंडियन जजेस उनका ट्रायल ले सकते हैं, कहने का मतलब ये सीधी बात। लेकिन यूरोपियंस को क्या लगा, यूरोपियंस क्या बोलते हैं मालूम है, इंडियंस आर नॉट सिविलाइज, इंडियंस आर नॉट सिविलाइज, सो हाउ दे कैन टेक अ ट्रायल फॉर अस, सो बेटर है कि यूरोपियंस के लिए ही लेंगे। तो अगेन अभी इंडियंस के अंदर रोष पैदा हो गया, जो ये बाबूज लोग थे, बड़े बड़े थे, उनका ऐसा बोलना था, अरे भाई ऐसे कैसे, हम पढ़े लिखे लोग हैं, आप हमारे कैसे मतलब हमको पावर्स क्यों नहीं दे रहे हो। तो इल्बर्ट बिल बाद में रिपील करना पड़ा, ठीक है। तो इल्बर्ट बिल के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है, किसके टाइम पे आया था, ठीक है। तो ये सारे रीजन, मेजर रीजंस थे, ये आपके एनसीईआरटी क्लास 8 का सोर्स है, ठीक है। तो यहां पे आपको इस बात, जो भी इस पैराग्राफ में हमने पढ़ा है, आपको बात समझ में आ गई होगी। अब इस पैराग्राफ का अगर मैं आपको क्रक्स निकाल के दूं तो हमने क्या क्या पढ़ लिया, ये भी जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये मतलब नहीं है कि हमने सिर्फ पढ़ लिया, इसका क्रक्स क्या निकला। इसका क्रक्स निकला, अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसके टाइम पे आया, तो आपके दिमाग में आया चाहिए लिटन के टाइम पे हुआ था। आपको ये पूछा जाए कि आर्म्स एक्ट किसके टाइम पे आया था, तो लिटन के टाइम पे आया था। आपको पूछूं मैं कि इल्बर्ट बिल किसके टाइम पे था, तो रिपन के टाइम पे आया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को हटाया किसने था, तो रिपन ने हटाया था। अच्छा, रिपन को हम बोलते हैं फादर ऑफ द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहते हैं, आप पॉलिटी के अंदर भी इस चीज को पढ़ेंगे। अच्छा, अब यहां पे देखो, ये दिख रहा है आपको लाइन जो लिखी है यहाँ पे, ये सब आपको जो आपको समझाया मैंने, पढ़ेंगे। देखो अब आपको जो चीजें बता रहा हूं मैं, कि आपको क्लास 8 की एनसीईआरटी पढ़नी है, बिल्कुल पढ़नी है यार, ये क्लास 8 की एनसीईआरटी का सोर्स है, ठीक है। एनसीईआरटी तो आपके लिए वो है, मतलब क्या गीता जैसे पढ़िए उसको, ठीक है। बोलते ना कि गीता पढ़ने से आपको क्या बोलते हैं, मन शांत होता है, तो समझ ले एनसीईआरटी पढ़ने से आपको मार्क्स मिलता है, बाकी आपकी मर्जी। तो ये सब चीजें आपके लिए आपको बता दी मैंने। अच्छा, अब आते हैं वापस से आईएनसी के ऊपर। आईएनसी का फॉर्मेशन अब कब हुआ था, 1885 में। अब एक क्वेश्चन बनता है, क्या आईएनसी के फॉर्मेशन, आईएनसी इकलौती बॉडी, उससे पहले आईएनसी के फॉर्मेशन से पहले कुछ और बॉडीज का फॉर्मेशन नहीं होता? डेफिनेटली हुआ था यार, डेफिनेटली हुआ था, कौन बोल रहा नहीं हुआ था। तो एक और बॉडी थी जिसका नाम था इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस, जो बाद में आईएनसी के साथ मर्ज हो गई, बाय द वे, जो आईएनसी के साथ बाद में मर्ज हो गई। अब जरा आ जाओ पहले पैराग्राफ, आपको ये सारी चीजें बता दी मैंने, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा, चिंता मत करिए। अब जरा और चीज आपको बताना चाहता हूं मैं, आ जाइए यहाँ पे, पहले पेज पे आइए अभी, ठीक है। अब यहाँ पे ये चीज क्या आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेगी, ये सब आपको एनसीईआरटी में मिलेगा, लेकिन सुनिए जरा बात सुनिए। यहाँ पे आपको पीवाईक्यू है पूरा, ये क्वेश्चन मालूम में क्या आता है, आप जानते भी होंगे वैसे तो, कि उसका भाई फाउंडिंग मेंबर कौन है, तो ए ह्यूम है। इसका सेशन, पहला सेशन हुआ कहां था, तो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज बॉम्बे। एक सीडीएस 2016 का क्वेश्चन है। इसका पहला हेड किसने किया, पहला हेड किया उमेश चंद्र चटर्जी। कौन से थे, 72 डेलीगेट्स थे, उमेश चंद्र चटर्जी थे, बनर्जी, सॉरी उमेश चंद्र बनर्जी थे, ठीक है। ये चीजें आपसे एग्जाम में पूछी गई हैं, मतलब सीधा सीधा दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज, सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने कौन सा एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया था, उसका नाम था इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस। क्या नाम था भैया, इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस। क्या बोलेंगे वापस, सुरेंद्रनाथ। वैसे सुरेंद्रनाथ बनर्जी यहीं तक सीमित नहीं है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी के ऊपर तो अलग से किताब लिखी जा सकती है, सही बताओ तो इतना काम उन्होंने किया है, ठीक है। लेकिन सुरेंद्रनाथ बनर्जी के लिए एक चीज इंपॉर्टेंट है कि आई थिंक एक और चीज आप इसके इनके लिए लिख लीजिए, कि जो पहला सेशन हुआ था उसको अटेंड नहीं कर पाए थे वो, he could not able to attend because he was busy in the conference of the Indian National Conference, ठीक है। इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस के अपने मीटिंग से बिजी थे वो, इसलिए वो पहला सेशन सुरेंद्रनाथ बनर्जी अटेंड नहीं कर पाए थे। क्वेश्चन पूछा हुआ है। चलिए आगे बढ़े, यहां से मुझे लगता है आपको कोई डाउट अब बचेगा, बहुत सिंपल सी बात है, आप बचपन से पढ़ रहे हैं। ये आपको बताऊं, बचपन से मतलब जो हिस्ट्री पढ़ना चालू करता ना, पहले यही पढ़ता है, आईएनसी का फॉर्मेशन कब हुआ था, 72 डेलीगेट्स, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, उमेश चंद्र चटर्जी थे पहला, चटर्जी ने, बनर्जी, डब्ल्यू से बनर्जी लिखते हैं इसको। चलिए अब आपसे पूछो, क्या डब्ल्यू से बनर्जी मॉडरेट लीडर हैं कि एक्सट्रीमिस्ट लीडर हैं? तो हम जो यहाँ पे 1885 से लेके 1905 तक का जो फेज पढ़ रहे हैं अभी हम, इट वाज अ मॉडरेट फेज, नॉट द एक्सट्रीमिस्ट फेज, नॉट द एक्सट्रीमिस्ट फेज। सो उमेश चंद्र बनर्जी क्या होंगे, मॉडरेट लीडर होंगे, ठीक है। चलिए ये थोड़ा सा लिंक लगाते रहिए यार, ये तो आपके दिमाग में आता रहना चाहिए, खुद से आना चाहिए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद दादा भाई नौरोजी का नाम यहाँ पे दिया, जिनको हम बोलते हैं ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, जिनको हम क्या कहते हैं, ग्रैंड। देखो यहां पे बगल में क्या लिखा है, 3 बार प्रेसिडेंट बने। बहुत बार क्वेश्चन आता है कि कितनी बार प्रेसिडेंट बने, 3 बार बने। तुम पूछोगे कब कब बने हैं, ये भी बता दो। तो देखो 1886 का कलकत्ता सेशन का हेड इन्होंने किया है,
1886 का कलकत्ता सेशन का इन्होंने हेड किया है भैया, बिल्कुल आप भूलेगा मत। उसके बाद 1906 का जो सेशन था वो भी कलकत्ता में ही हुआ था भाई, तभी आपको बता दूं मैं, 1906 का जो कलकत्ता का सेशन था वो भी इन्होंने हेड किया है यहां पे, ठीक है, जिसके अंदर इन्होंने बोला था स्वराज की बात की गई थी, स्वराज पैसिव रेजिस्टेंस, इसको एक्सेप्ट किया गया था। उसके बाद 1893 का सेशन, 1893 का सेशन जो कहां हुआ था, लाहौर में हुआ था, वही लाहौर जो आज पाकिस्तान के पास है, ठीक है, उसी लाहौर में हुआ था 1893। तो 3 बार ये सेशन के हेड रहे हैं, लिखते रहिए सब चीजें, ये सब जो आपको बता रहा हूं, जितनी चीजें बता रहा हूं वो सब इंपॉर्टेंट है। चलिए अब यहां पे बात आएगी भाई, जो सब लीडर्स के नाम यहां पे हो रही है, यहां पे हो रहा है यहां पे बदरुद्दीन तैयब जी। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि बदरुद्दीन तैयब जी भाई कौन से सेशन को हेड करते हैं, तो बदरुद्दीन तैयब जी ने 1887 के सेशन को हेड किया था, मद्रास का सेशन। फर्स्ट मुस्लिम थे जिन्होंने हेड किया था, ठीक है। अच्छा, अब एक क्वेश्चन आता है कि पहला ये था आउटसाइडर कौन था, आउटसाइडर मतलब पहला इंग्लिश मतलब फॉरेनर, तो वो था जॉर्ज यूल, जिसने 1888 का किया था, जॉर्ज यूल। स्टार्टिंग के 5-6 तो आपके जहन में उतर जाने चाहिए, वैसे मैं बोलता हूं इतना पढ़ो कि पूरा ही लर्न हो जाए, लेकिन फिर भी एक लिमिटेशन होती है हमारी, ठीक है। तो 1888 का किसने किया, जॉर्ज यूल ने किया, जो इंग्लिश थे, पहले इंग्लिश थे। कहां हुआ था, तो इलाहाबाद में हुआ था, इलाहाबाद में हुआ था जॉर्ज यूल, इंडस्ट्रियलिस्ट था वैसे वो, ओके, फर्स्ट इंग्लिश प्रेसिडेंट बोल सकते हैं आप। और बदरुद्दीन तैयब जी का, अच्छा अब यहां पे एक चीज मैंने हाईलाइट करके रखी है, 1890 में कादम्बिनी गांगुली द फर्स्ट वुमेन ग्रेजुएट ऑफ कलकत्ता यूनिवर्सिटी। अब मुझे बताओ, खुद सोच के देखो, अब आपसे पूछा जाए कि कादम्बिनी गांगुली जी जो कि मतलब इन्होंने एड्रेस किया था, फर्स्ट वुमेन थी जिन्होंने कांग्रेस सेशन को में एड्रेस किया था, तो कहां कौन से सेशन में किया था, क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना, वैसे क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आप ऐसे नेट पे टाइप करके देखिए कादम्बिनी गांगुली 1890, आपको दिख जाएगा कहीं ना कहीं, तो क्वेश्चन आया ही रहेगा, ये आ चुका है, ठीक है। अच्छा, तो कौन सा सेशन में किया था, कलकत्ता का सेशन, 1890 का कलकत्ता सेशन किसने हेड किया था, फिरोज शाह मेहता बाय द वे बॉम्बे के थे, बहुत ही क्या बोलता अमीर थे, और सही बताऊं तो ऐसा अमीर जादव की मतलब उतना मैं इनके फेवरेट में, मेरे फेवरेट में से है ही नहीं वैसे, ठीक है, कुछ खास काम, बट ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। तो फिरोज शाह मेहता जी ने हेड किया था इसको, बस इतना दिमाग में रखिए, और कुछ नहीं, 1890 का। चलिए, तो आपको एक रिकैप करा दूं, जरा ढंग का जगह मिल जा। चलिए, सेफ्टी वेल्व थ्योरी तो आपको बता ही दिया मैंने, ये भी और डिटेल में समझा दूंगा आप लोगों को मैं। देखिए 1886 किसने हेड किया भाई, आपका दादा भाई, 1886 दादा भाई नौरोजी, ठीक है। एंड अच्छा एक और चीज, 1886 वाला ही सेशन है, कलकत्ता में हुआ था, जहां पे नेशनल कॉन्फ्रेंस और आईएनसी दोनों साथ में आ गए थे, ये भी पूछा जा सकता है। अब नेशनल कॉन्फ्रेंस का गठन किसने किया था, आनंद मोहन बोस एंड सुरेंद्रनाथ बनर्जी। जो चीज बता रहा हूं जहन में उतार लो, यहां पे सब चीज आ चुकी है। अच्छा, 1887 का आपको बदरुद्दीन तैयब जी बता दिया, पहले मुस्लिम, इलाहाबाद आपको बता दिया मैंने 1888 जॉर्ज यूल, उसके बाद 1890 कलकत्ता फिरोज शाह मेहता, कलकत्ता के अंदर जो कादम्बिनी गांगुली जिन्होंने इसको हेड किया था, मतलब सॉरी हेड नहीं किया था, एड्रेस किया था सेशन को, इस बात को आप दिमाग में रखेंगे, भूलेंगे नहीं। अच्छा, अब यहां पे बात होती है सेफ्टी वेल्व थ्योरी, आपको बताई दिया सेफ्टी वेल्व थ्योरी क्या है, लेकिन दिया किसने है, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लाला लाजपत राय जी ने दिया है, लाला लाजपत राय जी ने इसको दिया है। अच्छा, एक और क्वेश्चन आता है कि आरपी दत्त जो अपने आप में एक इकोनॉमिस्ट भी थे, उन्होंने इसको क्या बोला, इसको कॉन्स्पिरेसी थ्योरी दी है, 2-3 चीजें दिमाग में रखेंगे आप। तो आरपी दत्त ने इसको क्या बोला है, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी। कॉन्स्पिरेसी थ्योरी मतलब एक तरह से मतलब एक वही है कि ब्रिटिशर्स ने कॉन्स्पायर किया इंडियंस के अगेंस्ट, कि इंडियंस एक पॉपुलर मास मूवमेंट ना कर पाए, क्योंकि ऊपर कांग्रेस बैठी रहेगी तो कांग्रेस उसको दबाएगी ना कहीं ना कहीं, बोलेगी हम बात करते हैं ना, टेंशन कहां ले रहे हो, हम बात करेंगे ब्रिटिशर से, ठीक है। तो वही एक तरह से कॉन्स्पिरेसी थ्योरी इन्होंने आरपी दत्त ने बोली। आरपी दत्त वाज अ इकोनॉमिस्ट, आरपी दत्त हो गए, दिनसा वाचा हो गए, और दादा भाई नौरोजी हो गए, दे वर द इकोनॉमिस्ट जिन्होंने इस चीज को दर्शाया है कि कैसे भारत से पैसा जा रहा है, ड्रेन ऑफ वेल्थ कैसे हो रहा है। वैसे ड्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी तो दादा भाई नौरोजी ने दी है, लेकिन बाकी लोगों ने भी इस चीज को बताया है, दिनसा वाचा हो गए, आरपी दत्त हो गए। आरपी दत्त वाज अ इकोनॉमिस्ट। ये भी क्वेश्चन पूछा कि कौन कौन से लोग इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने इस चीज को दर्शाया है कि भारत से पैसा कैसे विदेश में जा रहा है, वो अंग्रेज किसको कैसे लूट रहे हैं। तो 3-4 लोगों का नाम दिमाग में रखो, दादा भाई नौरोजी, आरपी दत्त, ठीक है, और दिनसा वाचा, ठीक है। चलिए, दिनसा वाचा वैसे 1901 का सेशन दिनसा वाचा ने हेड किया था कलकत्ता में, ठीक है, ये बात भी बता देता हूं। चलो नहीं याद रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे को इससे, लेकिन बस बताने के लिए बता दिया। चलिए, अब यहां पे बिपिन चंद्र पाल ने इसको क्या बोला है, लाइटनिंग कंडक्टर का थ्योरी दिया है।
उन्होंने बोला है कि जो कांग्रेस के अर्ली सेशन है, अर्ली सेशन मतलब 20 साल का जो टाइम है यहाँ पे 1885 से लेके 1905 का जो सेशन है, इट इज कॉल्ड एज अ लाइटनिंग कंडक्टर। मतलब उन्होंने मतलब जलाया है एक तरह से, मतलब मास को एक साथ लाने की कोशिश की है, जागरूक किया है, ये सब काम उन्होंने किया। तो विपिन चंद्रपाल यहाँ पे थोड़ा सा क्या बोलते हैं, ऑप्टिमिस्टिक थे, जो मतलब सही उन्होंने बोला कि ठीक है, मतलब जो चीजें हुई थी उन्होंने सही किया था, अपने लेवल पे जो कर सकते थे वो लोग, ओके दे हैव डन इट। ठीक है, अब ये सब तो चीजें अपने को समझ में आ गई। क्वेश्चन एक और बहुत आता है कि ऐसे क्या क्या ऑब्जेक्टिव थे भाई कांग्रेस के, कांग्रेस क्या चाहती थी उस टाइम की, जो शुरू की कांग्रेस थी वो क्या चाहती थी। तो देखिए वो क्या चाहते थे यहाँ पे। तो पहली बात उनका भाई पर्पस था एंटी कॉलोनियल नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी को डेवलप करना लोगों के अंदर। ठीक है, वो चाहते थे कि लोगों को पॉलिटिकली एजुकेट किया जाए। ओके, लोगों को भाई मतलब एक तरह से मास मूवमेंट के बारे में, मास मूवमेंट का तो उतना पर्पस उनका नहीं था, लोगों को बस एक तरह से ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट वो जागरूक करना था, ये बात मैं आपको बोल सकता हूं मैं। ठीक है, ये उनका पर्पस था, ये वो बिल्कुल चाहते थे। ठीक है, और केयरफुली ये सब क्वेश्चन पूछा आ चुका है, केयरफुली प्रमोटिंग एंड नर्चरिंग द इंडियन नेशनल। देखो एक इस बात तो दिमाग में आप बिल्कुल मत इस पे डाउट रखिएगा, ये सब चीजें तो मतलब उन्होंने की थी, इतने भी वो लॉयल नहीं थे ब्रिटिशर्स के, सो दे हैव डन दिस थिंग्स। ओके, और लोगों के अंदर एक बोलते ना कॉमन एक कंट्री की भावना लाना, ये सब उन्होंने काम किया था। इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली लोगों को यूनिफाई करना, प्रमोट करना, ये सब चीजें उन्होंने किए थे। बाकी तो थोड़ा सा पढ़ लो के तो एक बार समझ में आ जाएगा, इतना इसमें कुछ है नहीं। अगर होता तो इसके बारे में जान तोड़ता। ठीक है, मैं सही बात बोलूँ तो आपको, अदरवाइज इतना इसमें कुछ है नहीं, पढ़ के समझ में आ जाता है। बस एक चीज दिमाग में रखना, इन्होंने मास मूवमेंट ऐसा कुछ प्रमोट नहीं किया था। बस दिमाग में एक चीज दिमाग में रखना, मास मूवमेंट जैसा कोई इनका अप्रोच नहीं था। मास मूवमेंट हमारा स्वदेशी मूवमेंट से चालू होता है, इस चीज को दिमाग में रखिए। बस जो जहां पे डिफरेंस आएंगे, जो जहां पे मुझे फोकस करना है वो चीज आपको बताऊंगा, नहीं तो बाकी तो बोलूंगा भैया इसको तो देखो, इसमें ज्यादा दम है नहीं। ठीक है, चलिए अब यहां पे आपको मैंने बता दिया। अभी देखिए अगेन एनसीईआरटी क्या कहती है, क्या एनसीईआरटी कुछ अलग कह रही है। 72 डेलीगेट्स थे। ठीक है, डब्ल्यूसी बनर्जी उसके हेड थे। ठीक है, ये सब चीजें हमारी वो भी तो बोल रही है। उसके बाद रिटायर ए होम था यहाँ पे, ये सब बता तो रहा है यहाँ पे, एनसीईआरटी भी बोल रही है, ये सब एनसीईआरटी की कहानी है। कोई प्रॉब्लम है इसमें। इल्बर्ट बिल की कंट्रोवर्सी उन्होंने भी बता दी, बताया ना यहाँ पे। तो यहाँ पे इस बात को भूलिएगा मत कि एनसीईआरटी हैज द गुड कंटेक्स्ट। एनसीईआरटी को एक बार देखिए आप जरा, पहले एनसीईआरटी से लिया है। अच्छा, अभी यहां से तो सबसे क्वेश्चन आ चुका है, आपको बता भी दिया मैंने। अभी देखिए यहां पे आ जाइए जरा। अभी देखो तुम बोलोगे यहां से भी तो क्वेश्चन आया नहीं है, लेकिन अब आएगा। ये जो बॉक्सेस होते हैं ना एनसीईआरटी के, इसको गलती से भूलना मत। अब इंडियन मिरर क्या लिखता, अब तुम्हारी ड्यूटी है, तुम्हारी ड्यूटी है कि इंडियन मिरर के जो एडिटर हैं, संस्था जो भी होते हैं, उनका जरा नाम आप बताएंगे मुझे कमेंट में। इंडियन मिरर किसने किया है, लिखा है। ठीक है, क्या बोला उन्होंने, द फर्स्ट नेशनल कांग्रेस एट बॉम्बे इज द न्यूक्लियस ऑफ द फ्यूचर पार्लियामेंट फॉर आवर कंट्री। ये किस में लिखा गया था ये लाइन, आपको तो पता ही आजकल एक ऐसे स्टेटमेंट आते हैं ना एग्जाम में। तो ये स्टेटमेंट कोई बड़ी बात नहीं है कि यूपीएससी कब उठा के आपको दे दे, सीएपीएफ में, सीडीएस में, एनडीए में कोई भरोसा नहीं है। दैट्स व्हाई दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या बोला है भैया कि जो आज की कांग्रेस है, जो बॉम्बे की कांग्रेस, जो आज बॉम्बे का जो पहला हम देख रहे हैं, ये आगे फ्यूचर पार्लियामेंट बनाएगी हमारी कंट्री की। कौन बोल रहा है, इंडियन मिरर बोल रहा है, सीधी बात है। और बदरुद्दीन तैयब जी जो कि कांग्रेस प्रेसिडेंट थे, कहां के थे, मद्रास के। क्या बोल रहे हैं वो बोल रहे हैं कि कांग्रेस यहां पे हर एक कम्युनिटी, हर एक क्लास को यहां पे एकोमोडेट करके बैठी है। नॉट ऑफ एनी वन क्लास और कम्युनिटी बट ऑल ऑफ द डिफरेंट कम्युनिटीज ऑफ द इंडिया। तो कहने का मतलब बदरुद्दीन तैयब जी की लाइन आप भूलिएगा मत। और इंडियन मिरर क्या कहता है यहां पे, क्यों चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूं, क्योंकि भले आज क्वेश्चन बना हो या नहीं बना हो, आगे बनेगा। लिख लो तुम, आगे बनेगा। अदरवाइज मैं पागल नहीं हूं, इतना मेरे को समझ में आ चुका है कि हाउ यूपीएससी इज अप्रोचिंग विद द क्वेश्चंस। ओके, चलिए अब आगे जरा और देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें यहां पे। अ नेशन इन द मेकिंग, नेशन इन द मेकिंग। अभी तो हमने देख लिया और चीजें क्या हो रही थी हमारे, और क्या क्या चीजें हमारे मतलब हमारे जो इंडियन मॉडरेट्स थे वो क्या क्या कर रहे थे। ठीक है, क्या अप्रोच था उनका करने का। तो देखिए उनकी पहली सब चीज, आई थिंक आपको एनसीईआरटी का ही सोर्स है, एनसीईआरटी का ही सोर्स है आपका ये। ठीक है, एनसीईआरटी क्लास 8 की सोर्स है। अब वो क्या चाहते थे, उनकी डिमांड्स क्या थी, दीज आर द डिमांड्स। वो क्या डिमांड्स रख रहे थे, उनका डिमांड था लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर हमारी सीटें बढ़ाई जाए, पहला डिमांड। उनका डिमांड था कि डिमांडेड दैट इंडियंस वर प्लेस्ड इन द हाई पोजीशन इन द गवर्नमेंट, क्योंकि हाई पोजीशन में ब्रिटिशर्स हुआ करते थे, भारतीयों को जगह नहीं मिलती थी। ठीक है, उन्होंने बोला कि जो सिविल सर्विसेज का एग्जाम लंदन में हो रहा है उसको इंडिया में कराया जाए।
अब आप समझ सकते हैं इस चीज से कि जब सिविल सर्विसेज की 21 साल से 19 साल की गई होगी तो इंडियंस को कैसा लगा होगा, वो भी एलाइट इंडियंस को, जो पढ़े लिखे हैं, जो एग्जाम देना चाहते हैं, जो आईएएस आईपीएस जो आज के हैं वो बनना चाहते हैं, तो उनको कितना बेकार लगा, वो भी लंदन में जाके देना पड़ रहा है और ऊपर से 19 साल उम्र कर दिया आपने। ठीक है, तो दैट्स वाई ये आप इस चीज को भूलेंगे नहीं आप इसको। ठीक है, और वो चाहते थे कि जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज है उसके अंदर इंडियनाइजेशन हो, भारतीय और जुड़े उसके अंदर, और अपने उसके अंदर व्हाइट्स का मोनोपोली कर रखा है। ठीक है, वो चाहते थे कि जो आर्मी में पोजीशंस हो, हायर पोजीशंस में भारतीय जाएं, क्योंकि आर्मी के पोजीशन मालूम है कहां तक, सूबेदार तक सिर्फ इंडियन रहते थे, उसके ऊपर ब्रिटिशर्स हुआ करते थे, ऑफिसर्स से ब्रिटिशर्स हुआ करते थे। ठीक है, अब देखिए यहां पे ब्रिटिश ऑफिसर्स वर सेंडिंग इन अ मेजर पार्ट ऑफ देयर लार्ज सैलरीज होम। ये उन्होंने बोला कि भाई आप अगर इंडियंस को वहां पे बैठाओगे तो इंडियंस को पैसा आएगा, उसको देश में लगाएंगे वो लोग। यहां पे हो क्या रहा है, यहां पे हो ऐसा रहा है कि आपने हायर पोजीशन पे ब्रिटिशर्स को बैठा रखा है, उनको पैसा मिलता अच्छा खासा, वो भारत से अपने घर भेज देते हैं, इंडिया से मतलब अपने इंग्लैंड भेज देते हैं, इंडियंस को कोई फायदा नहीं होता, इंडियंस मतलब ड्रेन हो रहा है पैसा। तो ये सब चीजें यहां पे। और क्या उन्होंने बोला था, उन्होंने आर्म्स एक्ट को रिपील करने के लिए बोला था, उन्होंने बोला था मोर फ्रीडम हमें मिलना चाहिए, ड्रेन ऑफ वेल्थ को रोकने की बात की थी। ये सब चीजें उन्होंने दे रखी है यहां पे, ये सब चीजें उनकी डिमांड्स थी। यही चीज आपको स्पेक्ट्रम में भी मिलती है, यही चीज आपको स्पेक्ट्रम में मिलती है। स्पेक्ट्रम आपको कहती है भाई कि इंडियनाइजेशन होना चाहिए सर्विसेज का। ठीक है, यही बातें वो बोल रहे हैं। प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स मिलना चाहिए हमें, ज्यादा हमें राइट टू स्पीच, थॉट, फ्रीडम ऑफ प्रेस, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लगा दिया ना, ये सब हमें मिलना चाहिए मतलब। ठीक है, तो ये सब के ऊपर बात हो रही है यहां पे। उन्होंने बोला कि भाई हमें क्या बोलते हैं, इसका मौका मिलना चाहिए, क्या बोलते हैं यार, मतलब आपको एक एग्जांपल देता हूं मैं। जो 1897 में क्या हुआ था, 1897 में क्या हुआ था, नाटू ब्रदर्स को फांसी पर चढ़ा दिया था बिना ट्रायल के। नाटू ब्रदर्स वही हैं जिन्होंने क्या बोलते हैं, नाटू एंड चापेकर ब्रदर्स इनको बोलते हैं, चापेकर ब्रदर्स भी बोल लो, नाटू ब्रदर्स भी बोल लो, जिन्होंने इसको रैंड को मारा था, जो प्लेग ऑफिसर पूना में आया था। पूना में प्लेग फैला हुआ था। अब अगर आप सावरकर जी की मूवी आपने देखी होगी तो आपको रिलेट कर पाएंगे, पहला सीन ही वही है, प्लेग फैला हुआ था और रैंड एज ऑफिसर वहां पे अपॉइंट हुआ था टू लुक आफ्टर दिस, और उस नालायक ने इस बुरी तरह से उसको ट्रीट किया लोगों को कि क्या बोलना, तो इनह्यूमेन तरीके से उसने ट्रीटमेंट किया लोगों का, करवाया। तो उस चक्कर में भाई जो नाटू ब्रदर्स थे उन्होंने उसको ठोक दिया, सीधा बोलूंगा ठोक दिया। ओके, तो उनको यहां पे सीधा उठा के मतलब लटका दिया था, फंदे पे चढ़ा दिया था बिना किसी ट्रायल के। तो उन्होंने बोला था कि फेयर ट्रायल होना चाहिए। अब समझ में आया, उन्होंने बोला था कि फेयर ट्रायल करो। ठीक है, उन्होंने बोला कि एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी को अलग करो, तुम्हारा एग्जीक्यूटिव इन्वॉल्वमेंट जुडिशरी में दबा के है, जुडिशरी को तुम यहां पे थोड़ा इंडिपेंडेंट करो। ये सब चीजें यहां पे बातें बोल रहे थे जो हमारे मॉडरेट्स लीडर चाहते थे, ये सब उनकी डिमांड थी। समझ में आई बात आपको? तो ये सब आप भूलेंगे नहीं, ये बहुत बार क्वेश्चन यहां से पूछा हुआ है, एनसीईआरटी का सोर्स है। अगर आपने क्लास 8 की एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा क्लास 8 की एनसीईआरटी डाउनलोड करिए, और प्लीज एनसीईआरटी की वेबसाइट से मत डाउनलोड करिए, आजकल उन लोगों ने सिलेबस कट डाउन कर दिया है। तो प्लीज जैसे दृष्टि आईएएस हो गया या फिर किसी भी आईएएस वाली साइट से कर लीजिए, आपको पुरानी बुक मिल जाएगी जिसमें आपको अच्छा खासा डिटेल मिलेगा। अब वो वाली किताब ओपन करेंगे ना तो बोलेंगे सर ये तो दिखा ही नहीं मुझे। तो मैं तुमको बता रहा हूं ना, आजकल एनसीईआरटी इतना सिलेबस कट कर रही है कि किताब सिर्फ से खोल के खत्म हो जाती है। और आजकल के बच्चे बोलते हैं हम 90 ला रहे हैं, हम 100 ला रहे हैं। क्या कर रहा है भाई, किताब में है ही क्या तेरे कि तू 90 और 100 ला रहा है? ठीक है, तो बट ये बात बताना चाहता हूं मैं। चलिए, तो इसलिए कहीं भी किसी आईएएस पोर्टल से वो लोग अपने एक अच्छा काम करते हैं कि दे हैव अपलोडेड द बुक्स, सो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब यहां पे 2-3 चीजें और बताना चाहता हूं मैं जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब यहां पे एक चीज है, देखो और क्या उन्होंने किया था भैया, उन्होंने ब्रिटिश, देखो अर्ली कांग्रेस हैज आल्सो रेज्ड नंबर ऑफ इकोनॉमिक इश्यूज। उन्होंने क्या बोला भैया कि आपकी जमींदार जो है उन्होंने भाई लोगों की हालत खराब कर रखी है, उसके ऊपर काम करो जरा। आपने इंडिया को क्या कर रखा है, आपने इंडिया को एज अ स्टेट ऐसा बना रखा है जहां से आप रॉ मटेरियल सप्लाई करते हो और फिनिश प्रोडक्ट यहां पे लाके आप जमा कर देते हो, डंप कर देते हो। हमारे जो लोकल मार्केट्स हैं उसके अंदर जो हमारे लोकल सप्लायर्स हैं, लोकल जो हमारे क्या बोलते हैं हैंडीक्राफ्ट है, उसको आपने स्पॉइल कर दिया है। सॉल्ट टैक्स आपने लगा रखा है, इरिगेशन के लिए फंड नहीं देते हो, हमारा एग्रीकल्चर डूब रहा है, फूड की स्कैरसिटी होती है।
ठीक है, फॉरेस्ट ज्वेलर्स के ऊपर भी आपकी तबाही आपने मचा रखी है, अपने जो इंडियन लेबर जो आप बाहर भेज रहे हो उनके साथ भी बहुत बेकार ट्रीटमेंट हो रही है। ये सब डिमांड्स उन लोगों ने की, इनके साथ सुधार आना चाहिए। ये कहां का सोर्स है? क्लास 8th एनसीईआरटी का सोर्स है। ये सब पूछा जा चुका है। ये बहुत लॉजिकल भी है बाय द वे, बहुत लॉजिकल भी है, पढ़ के समझ में आ जाता है। ठीक है, तो इसको आई हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा, आपने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है प्लीज पढ़िए। स्पेक्ट्रम के साथ आपको चीज बता रहा हूं तो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब अगली और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छा उससे पहले देखो, द क्लासेस हैव स्टार्टेड एंड द फीस इज वेरी नॉमिनल। अब तो आपको यहाँ पे यही तरीका मेरा पढ़ाने का यार, ठीक है, यही तरीका मेरा पढ़ाने का, और मैं मेक श्योर करूंगा कि आप एग्जाम क्लियर करें। मेक श्योर क्या मतलब, प्रॉमिस ही करता हूं आप एग्जाम क्लियर करें जिस तरह से रगड़ के मैं पढ़ाऊंगा। और बाकी आपको कोई डाउट है प्लीज इस पे कनेक्ट कर सकते हैं मेरे से, जो भी आपकी समस्या है, जो भी प्रॉब्लम है, आपको गाइडेंस चाहिए, जो भी चाहिए, यू कैन कनेक्ट में। ओके, थैंक यू वेरी मच। चलिए अब आते हैं भाई 2-3 जो क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए। अब यहां से देखिए जरा, देखो अब उन्होंने क्या तरीका अपनाया। ये सब तो उनके डिमांड्स थे, हमने भी पढ़ लिया, उन्होंने पता नहीं क्या क्या बनाया, सब कर लिया हमने, उन्होंने क्यों बना, क्या उनके विचार थे, कैसे लेकिन कैसे, क्या अप्रोच क्या था उनका? पहली भाई उनका अप्रोच था पब्लिक ओपिनियन, वो लोग डेवलप करना चाहते थे, पब्लिक ओपिनियन डेवलप करना चाहते थे पॉलिटिकल इश्यूज के ऊपर। और सबसे बेकार उनका पॉलिसी मालूम क्या था? प्रेयर एंड द पिटीशन था, प्रेयर एंड पिटीशन। अगर प्रेयर एंड पिटीशन ये आपने सुना होगा, और दूसरा क्या था? कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन। भूलिएगा मत इस 3 टर्म को, प्रेयर, पिटीशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन। मतलब पहले वो प्यार से बात करेंगे, भैया मतलब ब्रिटिशर्स भाई जरा एक काम करने का कर दोगे क्या, नहीं होगा तो फिर पिटीशन डालेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, नहीं तो फिर कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से मतलब अपने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जाके आवाज उठाएंगे, मतलब अपना जो लेजिस्लेटिव असेंबली तो उसमें अंदर जाके आवाज उठाएंगे। ये सब चीजें हमारे मॉडरेट्स करते थे, यही इनके तरीके हुआ करते थे, विच वॉज नॉट वर्केबल। मे बी उस टाइम पे थोड़े बहुत वर्केबल भी रहे हों, लेकिन लॉन्ग टर्म में वर्केबल नहीं थे वो। ठीक है, इसलिए वो हमें देखने को मिलता है कि 1905 के बाद स्वदेशी मूवमेंट बढ़ता है, और फिर हमें अलग अलग लीडर्स निकल के आते हैं जो मास मूवमेंट को, मतलब पूरे पब्लिक को एक साथ लेके चल सकते हैं। तिलक जी हो गए, बिपिन चंद्र पाल हो गए, लाला लाजपत राय हो गए, अरविंदो घोष हो गए, ठीक है, ये सब लीडर्स निकल के आते हैं उसके बाद। फिर अब यहां से एक क्वेश्चन आपके लिए पूछा गया है, ठीक है, एक क्वेश्चन आपके लिए पूछा गया है यहाँ पे कि ब्रिटिश कमिटी ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, ब्रिटिश कमिटी ऑफ आईएनसी कहां पे सेटअप हुआ था? लंदन में सेटअप हुआ था। किसने सेटअप किया था? दादा भाई नौरोजी ने सेटअप किया था। क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। अब यहां पे एक चीज और बताना चाहता हूं आपको मैं, एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें कि इसका सेक्रेटरी कौन था, उसका प्रेसिडेंट कौन था। सीधी बात, नो बकवास। इसका चेयरमैन कौन था और इसका सेक्रेटरी कौन था? तो इसका जो चेयरमैन था उसका नाम था विलियम वेडरबर्न, थोड़ा इंडियंस के सपोर्ट में था वो, तो विलियम वेडरबर्न था, WEDDERBERN, विलियम वेडरबर्न इसका चेयरमैन था, और विलियम डिग्बी इसका सेक्रेटरी था। डिग्बी, DIGBY, डिग्बी इसका सेक्रेटरी था। आपको एक बात बता देना चाहता हूं, विलियम वेडरबर्न जो था उसने 1889 का जो सेशन था आईएनसी का, उसको हेड किया था, जो कहां हुआ था? बॉम्बे में हुआ था, ठीक है। और इन लोग का प्लान था कि लोग आईएनसी का सेशन लंदन में करवाएंगे, लेकिन पॉसिबल नहीं हो पाया, फिर वो कभी हो ही नहीं पाया। तो आपसे पूछा जाए कि ब्रिटिश कमिटी ऑफ आईएनसी कहां बनी थी, तो लंदन में बनी थी। किसने भाई? दादा भाई नौरोजी। उसका पहले चेयरमैन कौन थे? विलियम वेडरबर्न, और सेक्रेटरी विलियम डिग्बी। इस बात आप भूलेंगे नहीं, बहुत बार इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। चलिए अब यहां पे 2-3 चीजें और आपको, ये ऑलरेडी आपको बता भी चुका हूं इसके ऊपर। मॉडरेट्स लीडर्स वांटेड टू डेवलप द पब्लिक अवेयरनेस एंड ऑल, ये सब एनसीईआरटी का कंटेक्स्ट है, आप इसको पढ़ सकते हैं, आपको पूरा मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है। चलिए, तो ये चीजें आप बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं। देखो जो इंपॉर्टेंट नहीं होगा, इंपॉर्टेंट मतलब पढ़ के समझ में आ जाएगा, क्यों फालतू अपनी जान तोड़ू यार मैं, ठीक है, फालतू बोलने का शौक थोड़ी है मेरे को। ओके, अब जरा आ जाइए यहाँ पे, इकोनॉमिक क्या मतलब, किस तरह से उन्होंने इकोनॉमिक क्रिटिक क्या थे, मतलब क्या क्या उन्होंने बोला। देखो, इंडिया को पहली बात तो लोग, इंडिया अपने आप में पहले एक सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी हुआ करती थी, लेकिन उन्होंने इंडिया को क्या कर दिया, उन्होंने इंडिया को डिपेंडेंट बना दिया अपने ऊपर। इंडिया से वो रॉ मटेरियल लेके जा रहे हैं, इंडिया से इंपोर्ट कर रहे हैं, और इंडिया में फिनिश प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं। इंडिया का जो लोकल मार्केट है उसको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। इंडिया को एक पॉवर्टी रिडन कंट्री बना रहे हैं, इंडिया को इकोनॉमिक बैकवर्डनेस की तरफ भेज रहे हैं। ये सब बातें किसने बोली हैं? ये सब बातें कौन फ्रंट में ला रहा है? दादा भाई नौरोजी, RC दत्त, दिनशा वाचा, ये सारे लोग यहां पे इस सब बातों को लेके आ रहे हैं। ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी किसने दी है? दादा भाई नौरोजी ने दी। 1000 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है इसके ऊपर। अब यहां पे देखिए इन्होंने क्या किया ऐसा,
1885 से लेकर 1892 तक इनको क्या ऐसा आउटकम मिला था? तो देखो यार, इनका सिर्फ एक ही चीज जो अच्छी मिल पाई थी उन्हें, एक्सपेंशन ऑफ द काउंसिल। 1892 का जो आया था, 1892 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंडियन काउंसिल एक्ट आया था, उसके अंदर काउंसिल का एक्सपेंशन हुआ था, ज्यादा पार्टिसिपेट कर पाए थे, लेकिन फिर भी इंडियंस को कुछ खास पावर यहाँ पे मिली नहीं थी। अब यहाँ पे जितने भी काउंसिल और जो एक्ट आएंगे उसको अलग से मैं एक बार डिस्कस कर लूंगा। कुछ चीजें यहाँ पे आप दिमाग में रखेंगे। 1892 के काउंसिल एक्ट में मालूम है क्या लिखा था? नाउ दे कैन डिस्कस द बजट। एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है इसके ऊपर कि 1892 के अंदर भारतीयों को क्या मिला, क्या हासिल हुआ? तो इसके अंदर उनको भी हासिल हुआ कि दे कैन नाउ डिस्कस द बजट, दे कैन आस्क द क्वेश्चन, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन वो पूछ सकते थे। ठीक है, ये दो तीन चीजें उसको उनको मिली और एक्सपैंड हुआ था। वैसे काउंसिल थोड़ी सी बड़ी भी हुई थी, बट इतनी चीज आपसे ऑल्दो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछ अभी भी नहीं सकते थे। अभी भी लोग से भी एक क्वेश्चन पूछेंगे, उसके ऊपर एक क्वेश्चन नहीं पूछ सकते थे। दे इवन कांट आस्क द सप्लीमेंट्री क्वेश्चन। अलग से 1892 का एक्ट आपको करा दूंगा मैं, चिंता मत करिए। ठीक है, तो वही। अब यहाँ पे एक चीज और देखो, ये चीज कि अगेन इसको क्रिटिसाइज किया इन्होंने, क्योंकि देखो अगेन बजट के ऊपर का कोई कंट्रोल था ही नहीं, सिर्फ डिस्कस कर सकते थे, वोट कर सकते थे क्या? नहीं कर सकते थे। इसलिए इसके बाद एक बात बोली गई, नो टैक्सेशन विदाउट द रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, इस बात को अब यहां पे दिमाग में रखेंगे। तो इनका अगर आपसे पूछो कि व्हाट दे हैव अचीव्ड, तो इसमें इन्होंने मालूम है क्या अचीव किया? इन्होंने एक पब्लिक ओपिनियन पैदा किया। इन्होंने पब्लिक ओपिनियन पैदा करने की कोशिश की, समाज तक इन्होंने चीजें लाने की कोशिश की कि क्या क्या ब्रिटिशर्स कर रहे हैं, ये इन्होंने लाने की कोशिश की। 1892 में थोड़ी सी इन्हें सफलता मिली, जैसे कि वही एक्सपेंशन हुआ, लेजिस्लेटिव काउंसिल बढ़ाया गया, इनको क्या बोलते हैं, बोलने का मौका मिल गया, डिस्कस करने, क्वेश्चन पूछने का मौका मिल गया। दे कैन नाउ डिस्कस द बजट, दे कैन आस्क द क्वेश्चन, बट इवन दे कांट आस्क द मल्टीपल क्वेश्चन। एक क्वेश्चन पूछा, उसका आंसर जो मिलेगा चुपचाप सुन लेने का, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं पूछ सकते तो इसलिए। और वोटिंग का राइट तो बिल्कुल नहीं था, नो वोटिंग राइट, सिर्फ डिस्कशन राइट्स। तो दिमाग में रखिए, 1892 में तीन चार चीजें बुलेट में लिख लीजिए कम से कम। दे कैन डिस्कस द बजट, दे कैन आस्क द क्वेश्चन, बट दे कांट आस्क द सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस। ओके, एंड देयर वाज एक्सपेंशन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल। द नॉन ऑफिशियल मेंबर्स वर इंक्रीज्ड फ्रॉम क्या बोलते हैं 16 नॉन ऑफिशियल मेंबर सब हो गए थे, पर इतना दिमाग में रखने की जरूरत नहीं, जो चीज आपको बता रहा हूं। उसके बाद एक लाइन आती है, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। इन लोगों ने बोला था, लेकिन क्या ही किया उन्होंने, छोड़ो। ठीक है, अब यहां पे थोड़ा सा जो कमेंट्स होते हैं वो पढ़ना बहुत जरूरी है। एक सुपर डुपर इंपॉर्टेंट कमेंट करजन भाई साहब का, द कांग्रेस is tortured to its fall and one of my great ambition while in India to assist its peaceful demise। 1000 बार क्वेश्चन पूछा, PYQ है, 1000 बार क्वेश्चन पूछा इन्होंने कि भाई किसने बोला है? करजन भाई साहब ने बोला है। अब गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स क्या था ये भी तो देख लेते हैं, हमने क्या किया ये तो सब हमने देख लिया। अब गवर्नमेंट का क्या रिस्पॉन्स था? तो करजन आया था, तो देखो करजन तो भाई 1899 में आया, और करजन का प्लान ही वही था कि कांग्रेस को यहां पे स्पॉइल करके खत्म कर दूंगा, सफाया कर दूंगा कांग्रेस का मैं, लेकिन हो नहीं पाया। इसलिए उसने बोला कि वन ऑफ माई ग्रेट एम्बिशन इज क्या बोलते हैं पीसफुल डिमाइस ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, बट हो नहीं पाया। चलिए, डफरिन ने क्या बोला? डफरिन ने बोला इट्स अ फैक्ट्री ऑफ सेडिशन। ठीक है, जितने भी अपने डिसरॉयल बाबूज हैं ये लोग, ये बोला था। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पे, अभी ब्रिटिशर्स तो थे ही भाई, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी वाले लोग, उन्होंने भाई सर सैयद अहमद खान, जिनको सर की उपाधि दे रखी थी नालायकों ने, सर की उपाधि दे रखी थी इनको, सैयद अहमद का, मेरे को तो बिल्कुल पसंद नहीं आया। सही बोलो तो मेरे को हिस्ट्री अब इतना जब पढ़ा है तो मेरे को 1 रुपए का इंसान पसंद नहीं आता। 1 रुपए का चिंदी, मतलब अपने फायदे के लिए सिर्फ, मतलब बोलो तो क्या बोलते, हिंदू मुस्लिम में बंटवारे लोगों ने नहीं पैदा किए हैं, कुछ नालायक लोगों ने पैदा किए हैं, कुछ नालायक लोगों ने। उसमें से एक ये भी है, एक ये भी है जिनको सर की उपाधि दे रखी है ना, हम पढ़ते हैं सर हटा दो, सैयद अहमद खान बोलो बस। एंड राजा शिव प्रसाद सिंह ऑफ बनारस, इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जो कांग्रेस के प्रोपोगेंडा के अगेंस्ट काम करेगा, जो काउंटर करेगा। उस ऑर्गेनाइजेशन का क्या नाम था? यूनाइटेड इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन। ठीक है, और ये चीज आपको एग्जाम में पूछी गई है, इट्स अ PYQ। तो इतना हमने जो पढ़ लिया यहां पे, जो भी हमने पढ़ा है, अब छोटा सा एक खाली पेज है ना, जरा एक रिकैप करवा देता हूं। ठीक है, जो भी हमने पढ़ा, जो ऑर्गेनाइजेशन के नाम आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं उसका एक रिकैप। पहली चीज आपसे पूछी जाएगी कि यूनाइटेड पेट्रियोटिक एसोसिएशन किसने बनाया भैया? तो सैयद अहमद खान एंड राजा ऑफ बनारस। ठीक है, राजा शिव प्रसाद ऑफ बनारस, पहली चीज। उसके बाद सेफ्टी वेल्थ थ्योरी किसने दी है? लाला लाजपत राय ने दी है। कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, आईएनसी के फॉर्मेशन को कॉन्स्पिरेसी थ्योरी कौन बोलता है? आरपी दत्त बोलते हैं, आरसी दत्त नहीं, आरपी दत्त। लाइटनिंग कंडक्टर किसने बोला है आईएनसी के फॉर्मेशन को? बिपिन चंद्र जी ने बोला है। ठीक है,
और सेफ्टी वेल्व थ्योरी किसने बोली? लाला लाजपत राय। तो आपको दिमाग में रखना चाहिए। फॉर्मेशन किसने किया? ए.यू. होम ने किया, जो सिविल सर्वेंट था। अच्छा, ये किसने बोला है? अपने डफरिन ने क्या बोला है? इट इज अ फैक्ट्री ऑफ सेडिशंस। और ये भी बोला था उसने, आईएनसी रिप्रेजेंट द माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी ऑफ द इंडियंस। ये डफरिन की लाइन है। आईएनसी के फॉर्मेशन के टाइम पे कौन गवर्नर जनरल था? डफरिन था। ठीक है। इल्बर्ट बिल किसके टाइम पे आया था? अपने इसके टाइम पे, क्या, रिपन के टाइम पे आया था। अपना वर्नाकुलर प्रेसेट को किसने रिपील किया था? रिपन ने किया था। रिपील, रिपन। ओके। लाया किसने था? लिटन ने लाया था। तो चलिए, ये सब चीजें हमने कर लिया। होपफुली आपको पसंद आया होगा। अब ये सीरीज हमारी चलती रहेगी, पीआईक्यूज भी ऐड होते रहेंगे इसके अंदर। जो चीज आपको बता रहा हूं मैं, ये सब पीवाईक्यू है। एंड इसके ऊपर भी मॉक क्वेश्चंस भी आपको देता रहूंगा मैं। सो ये सीरीज अब चलता रहेगा, आपको मजा आएगा। एग्जाम के एंड तक आपको बताऊं, हिस्ट्री आपकी इतनी अच्छी हो जाएगी कि मतलब हिस्ट्री में आपको डरने की जरूरत नहीं रहेगी। ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले वीडियो में।